मेरा नाम अपर्णा है। मैं अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर बहुत दूर आ गई थी। इतनी दूर कि मुझे अब किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना था। मेरे माता पिता ने मेरे दिमाग में यही डाला था कि बचपन से लेकर अब तक तुमने दूसरों के बारे में सोचा है, अब तुम अपने बारे में सोचना शुरू कर दो। अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। शुक्र करो कि तुम्हारे लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आ गया, वरना तो ना जाने तुम्हारा क्या होता। जो कुछ मेरे साथ हुआ, ऊपर वाला ऐसा किसी के साथ ना करे। मेरी आंखें नम थीं। आखिरकार कई महीनों से मैं रो रही थी। जिंदगी की वो घड़ी जिसमें मैं अपना पुराना समय गुजार चुकी थी। जब मुझे वो याद आता तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। हर जुल्म सहा, हर अत्याचार बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी ने मुझे कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज भी छीन ली गई। और अब अपनी शादी करने के बाद मैं अपने पति के साथ भोपाल आ गई थी। यहाँ उनका अपना कपड़े का कारोबार था। मेरा पति साहिल बहुत अमीर इंसान था, मेरे हर शौक पूरे करता था। यहाँ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपना पुराना समय याद आ जाता तो मैं अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पाती थी। और मुझसे मेरा पति रोने की वजह पूछता तो मैं उनको कुछ भी नहीं बता पाती थी, क्योंकि एक ऐसा राज था इसके बारे में। अगर मैंने अपने पति को बता दिया तो फिर से मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। अब मैं दोबारा से अपनी शादी टूटने का गम नहीं सह सकती थी। वो 26 जनवरी का दिन था, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, और मेरा पति भी मुझे दिल्ली इसीलिए लेकर आया था ताकि हम यहाँ अपनी 26 जनवरी की छुट्टी को एंजॉय कर सके। दिल्ली शहर में मेरी बहुत पुरानी सारी यादें जुड़ी हुई थीं। मेरे पति के पास बड़ी सी गाड़ी थी। हम भोपाल से दिल्ली उसी में बैठकर आए थे। मैं अपने पति के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी जब गाड़ी सिग्नल रेड होने की वजह से रुक गई। अचानक मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे बच्चों पर गई। गाड़ियां रुकने पर सारे ही बच्चे ट्रैफिक में रुकी गाड़ियों के मालिक के पास जाने लगे। वे 3-4 बच्चे थे। उनमें से लगभग सारे ही बच्चे गाड़ियां रोककर भीख मांग रहे थे, लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि उसके हाथ में गुब्बारे थे। मैंने उससे कहा, क्या बात है बेटा? उसने मुझसे कहा कि मैडम जी गुब्बारे खरीद लो। मैंने उससे गुब्बारे खरीद लिए। अब हम जब भी उस रास्ते से गुजरते तो मेरा सामने उस बच्चे से हुआ करता था। एक दिन मुझे पता चला कि इस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। ये खबर सुनकर मैं फौरन ही उससे मिलने के लिए उसके घर का पता पूछते हुए उसके घर पहुंची। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहां मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे हैरान करने के लिए काफ़ी था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरे दिल को सुकून मिल गया था कि ऊपर वाले ने मेरे गुनहगारों को उनके किए की सज़ा दे दी है। मेरी आंखें एक ऐसे परिवार में खुली थीं जहां बचपन से ही लड़की होते हुए भी मुझ पर सारी जिम्मेदारियां डाल दी गई थीं। ऐसा नहीं था कि मेरे माता पिता नहीं थे, भाई बहन नहीं थे। बस बात इतनी सी थी कि मैं घर की सबसे बड़ी थी, अपने माता पिता की पहली औलाद थी। मेरे माता पिता ने तो सिर्फ मेरे छोटे भाई बहन के बारे में हमेशा सोचा और हमेशा उनको अहमियत दी। उनका मानना था कि उनके घरेलू हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन जिस दिन से मैं उनकी जिंदगी में आई, तब से उनके घर के हालात बिगड़ती चले गए। मेरे पिता का कारोबार ठप हो गया, माँ के रिश्तेदारों ने उनको छोड़ दिया, और जिस घर में हम रहते थे वो घर भी बिक गया। अब ये उनकी बिगड़ती हुई स्थिति थी, तो फिर इसकी जिम्मेदार मैं कैसे हो सकती थी? उनका कहना था कि तुम्हारे कदम हमारे घर में शुभ नहीं है। बस इसी बात से उन्हें अपनी बेटी से जलन रहती थी। मेरे साथ मेरे माता पिता सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, और मुझे ये सब कुछ बहुत खलता था कि कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगी। मेरे पिता को बीमारी लग गई थी, टीबी की, जिसकी वजह से वो हमेशा बीमार रहते थे। माँ हमेशा पिताजी की सेवा में लगी रहती थी। मुझसे छोटी मेरी बहन थी। उसने सिलाई सीख ली थी तो वो सिलाई करने लगी थी, और उससे छोटा एक भाई था जो कोई काम नहीं करता था। माता पिता चाहते थे कि उसे पढ़ाएं, इसलिए उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया गया था। जब तक मैं छोटी रही तब तक तो मैंने घर के सारे कामकाज देखे, लेकिन जब बड़ी हुई तो नौकरी करनी भी शुरू कर दी। मुझे मेरी सांवली रंगत पर भी कमेंट दिए जाते थे। मैं सांवली थी तो क्या हुआ? लोग कहते थे कि तुम्हारे सांवलेपन में तुम्हारी सुंदरता छुपी हुई है, क्योंकि मेरे नयन नक्श बहुत अच्छे थे। मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती तो बहुत अच्छी लगती थी।
मेरा रंग भले ही सांवला था, लेकिन मैं टैलेंटेड थी। मेरे अंदर बहुत सारे हुनर थे। घर को संभालने के साथ साथ मैं सब कुछ जानती थी। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और 5वीं कक्षा तक पढ़ी हुई भी थी। लिखना पढ़ना जानती थी। इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए था। मेरी नौकरी एक बड़े से बुटीक में लग गई थी, जहाँ पर वह कपड़े तैयार किया करती थी। घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते बहुत समय गुजर गया। हमेशा मैंने अपने भाई बहन की खुशियों को सबसे आगे रखा। हमेशा अपने पिता का इलाज करवाने के लिए नौकरी की। मेरी छोटी बहन मेरे साथ साथ जवान हो रही थी, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा छोटी नहीं थी। उसकी और मेरी उम्र में सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। वो अभी घर में रहकर मेहनत करती थी, लेकिन उसकी सोच मेरी सोच से बहुत अलग थी। उसका मानना था कि अगर वो पैसा कमाती है, मेहनत करती है, तो अपने लिए करती है। उसे किसी के लिए मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर बार मुझे तो यही बताया जाता था कि तुम घर की बड़ी हो। तुम्हारी जगह अगर हमने बेटे को जन्म दिया होता तो आज वो घर के सारे बोझ को उठा रहा होता। लेकिन अब ये किस्मत मेरे माता पिता की थी कि उनके भाग्य में पहली औलाद बेटा नहीं बल्कि बेटी थी। वो लोग बेटी पैदा करने के बाद मुझसे बेटे जैसी उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बहुत सब्र दिया था। मैं अपनी मेहनत के बलबूते अपने पूरे परिवार का खर्चा उठा रही थी। वक्त वो गुजरता जा रहा था। मेरी बहन जवान हो गई थी, तो घर बैठे उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी आ गया था, क्योंकि वो काफ़ी सुंदर थी। मेरे घर में सिर्फ मेरी परवाह मेरी बहन को ही होती थी। उसका नाम जीविका था। जीविका ने कहा भी था कि दीदी, पहले आपकी शादी होनी चाहिए। आपने हम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने उससे यही कहा कि मेरे भाग्य में जब होगा मेरी शादी हो जाएगी। अभी तो फिलहाल तुम्हारी शादी से घर वाले बहुत खुश हैं। तुम अपनी शादी करो और अपनी ससुराल जाओ। मैंने अपनी बहन की शादी भी खूब धूमधाम से की थी। उसकी शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं की थी। कोई कह नहीं सकता था कि हमारे पिता कोई काम नहीं करते। उसने और मैंने दिन रात एक कर दिए थे। मेहनत करने में सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे जीविका की शादी की होती थी। मेरे घर वाले मुझे उसकी शादी को लेकर हमेशा ताने देते रहते थे कि तुम्हारी जवान बहन है, उसका कोई ख्याल करो। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं भी तो जवान हूँ। बस फ़र्क इतना था कि जीविका की खूबसूरती की वजह से उसके रिश्ते ज़्यादा आते थे। इस बार उसके लिए अच्छा रिश्ता आया तो उसकी शादी हो गई। अभी मेरी जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं हुई थीं। अभी तो पूरी तरीके से पिताजी की कंडीशन को भी ठीक करना था। उनकी टीबी तो उनके 3 साल के इलाज के बाद ठीक हो गई थी, लेकिन फिर उन्हें लंग्स में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मेरे पिताजी धूम्रपान किया करते थे। मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचा, हमेशा अपने परिवार के खुशियों के बारे में सोचा। यही वजह थी कि मैं हमेशा दुनिया से पीछे ही रही। फिर भी मैं सब्र से काम लिया करती थी और सोचती थी कि मेरा परिवार खुश रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे छोटा भाई भी जवान हो गया और वो है स्कूल में पढ़ रहा था। जिंदगी जैसी भी थी, गुजर रही थी। मुझे अपनी जिंदगी से किसी तरह का कोई शिकवा गिला नहीं था। फिर वो दिन आया जब जुलाई के महीने की 10 तारीख थी। मैं अपने बुटीक के हिसाब करके घर वापस आ रही थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो मेरे घर वाले बहुत खुश हो रहे थे। माँ ने तो फौरन मुझे गले से लगा लिया। मैंने कहा, माँ क्या हो गया, बड़ी खुश नज़र आ रही हो। माँ कहने लगी कि बस तू ये सोच ले कि तेरे भाग जाग गए, तेरे लिए रिश्ता आया है। हमें तो लगता था कि तेरे रंग की वजह से कभी तेरा रिश्ता नहीं आएगा। लोग ज़्यादा अमीर तो नहीं हैं, लेकिन तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। लड़के की माँ और उसके पिता रिश्ता लेकर आए थे। लड़का इकलौता है, उन लोगों को ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। मैं सबसे ज़्यादा खुश तो इसलिए हूँ कि वो खाली हाथों तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। मेरी माँ जितना खुश हो रही थी, उस हिसाब से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरी माँ को इस बात की खुशी नहीं थी कि उनकी बेटी के लिए घर में रिश्ता आया है, बल्कि इस बात की खुशी थी कि उनकी बेटी बिना दान दहेज के विदा हो जाएगी और वो लोग अपने फ़र्ज से फ्री हो जाएंगे। मैं इस पर भी बस धीमे से मुस्कुराती और फैसला अपने घर वालों पर छोड़ दिया। बस यही मेरी गलती थी। मेरे घर वालों ने आंखें बंद करके मुझे खाली हाथ मेरी ससुराल विदा कर दिया। मुझे तो लगता था कि जैसी जिंदगी मेरी मायके में गुजरी है, वैसे ही ससुराल में नहीं गुजरेगी। वहाँ मुझे कुछ आराम मिलेगा। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो अगले ही दिन से मेरी सास ने घर का सारा काम मुझ पर डाल दिया था। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई थी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकती थी। मेरे घर वालों ने खुद मुझे इन लोगों के हवाले किया था। फिर भी मैं
सब्र से काम लेने लगी। खामोश रही, सब कुछ मैंने समय पर छोड़ दिया। मेरा पति अच्छा था, लेकिन सिर्फ शादी के 2 दिन तक। शादी की पहली रात भी उसका बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन जब वह अगले दिन काम पर गया और रात को घर वापस आया तो उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। उसे नशे की हालत में देखकर मैं दंग रह गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई शराब नहीं पीता था और मैं जानती थी कि एक शराबी इंसान की पत्नी किस तरह से उसके साथ गुजारा करती है। मुझे ये सब देखकर बहुत अफसोस हुआ था और मेरी सोच के मुताबिक मेरा पति बिल्कुल वैसा ही निकला था जैसा मैंने शराबी मर्दों के बारे में सुना था। वो मुझे मारने पीटने लगा था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया करता था। मेरी सास ने उसकी परवरिश अच्छी नहीं की थी, वो अपने बेटे की ही हिमायत किया करती थी। उन्हें पीटती हुई बहू बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन मैं अपने पति की शिकायत लेकर अपने मायके पहुंची और अपने घरवालों को जब ये बात बताई तो मेरे माता पिता ने मुझे यही समझाया कि वो सुधर जाएगा। तुम अपनी ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश करो, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। मुझे अपने माता पिता से तो शुरू से ही कोई उम्मीद नहीं थी और अब मैं आगे भी उनसे कोई उम्मीद रखने के काबिल नहीं थी। फिर मैं अपनी ससुराल में रहकर अपने पति और सास ससुर के ताने बर्दाश्त करती रही। कुछ दिन वहां रहने के बाद मुझे हकीकत पता चल गई थी कि उन लोगों का मुझे अपने बेटे के लिए पसंद करना ये मकसद था कि वो शादी के बाद भी मुझसे नौकरी करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने घर के कामकाज देखते हुए उन्हें नौकरी करने से साफ इनकार कर दिया था कि यहाँ पर मैं नौकरी नहीं करूँगी। यहाँ पहले ही घर के सारे काम आपने मुझ पर डाल दिए हैं। फिर क्या था, मेरी सास ने मेरे बाल खींच लिए और ससुर जी ने कहा कि इसे 2-3 दिन तक खाना मत देना। फिर वही हुआ। मेरा पति तो रात को देर से घर आता और पीकर सो जाया करता था। फिर उसे सारी रात कोई होश नहीं रहता। उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा बदतर हो जाएगी। मैं इस पर भी खामोश रही। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खुशखबरी पर मेरे ससुराल वाले बहुत खुश हुए थे। मेरे दिल को सुकून आ गया कि चलो अच्छा है, मेरे आने वाले बच्चे से तो ये लोग खुश हैं। मेरी सास मेरा ख्याल रखने लगी थी, मगर उसने मुझे वार्न कर दिया था कि बेटा ही होना चाहिए। अगर बेटी हुई तो तुझे उसके साथ ही घर से बाहर निकाल दूंगी। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि वो मुझे बेटा ही दे ताकि मैं इस घर में रह सकूं। मैं काबिल लड़की थी जिसने पहले भी नौकरी की थी। मैं चाहती तो यहाँ से निकलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती थी, लेकिन हम जैसी लड़कियां जिन्हें अपने पेरेंट्स कभी सपोर्ट ना हो, वो भला कुछ नहीं कर सकती। फिर मुझे ऊपर वाले ने बेटा ही दिया। मेरी खुशी के तो ठिकाने नहीं थे। मुझसे ज्यादा खुश मेरा पति और मेरे सास ससुर हो रहे थे, लेकिन ये खुशी मेरे पति को रास न आ सकी। मेरा बेटा जब 2 महीने का हो गया तो मेरे पति के सीने में दर्द उठा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी बीमारी का कारण उसकी शराब बनी थी। उसके फेफड़े खराब हो चुके थे। मेरे पति के मरने के बाद तो मेरे सास ससुर ने मेरा जीना और भी ज्यादा दुश्वार कर दिया था। मेरा ससुर अब मुझ पर गंदी नज़र रखने लगा था और सास को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो तो सारा दिन अपने पोते में ही लगी रहती थी। मेरे पास मेरा बेटा बहुत कम आया करता था। पति के मरने का मुझे ज्यादा गम नहीं हुआ था। दिन तो मेरे ससुर जी ने हद ही कर दी। वो मेरे कमरे में आ गए थे और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। जब मैंने शोर मचाया और मेरी सास कमरे में आई तो मेरे ससुर जी ने उल्टा इल्जाम मुझ पर ही लगा दिया। कहा कि यही हमारे बेटे देवांश के मरने के बाद मुझ पर डोरे डाल रही हैं। मेरी सास ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ मेरे मुंह पर नहीं लगा था, बल्कि मेरी आत्मा पर लगा था, क्योंकि ये लोग मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे। अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। मैंने अपने बेटे को लिया और मैं घर छोड़कर जा रही थी। जब मेरी सास ने मुझे जाते हुए देख लिया और कहा कि तुझे अगर यहाँ से जाना है तो जा सकती है, लेकिन हमारा पोता हमें देकर जा, उन्होंने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। मैं रो रही थी, शोर मचा रही थी। मेरी ऐसी हालत देखकर उसे मुझ पर तरस आता है, इसलिए वो खुद किसी न किसी तरह से पैसे कमाने लग गया ताकि हम लोग 2 वक्त की रोटी खा सके। मगर अब तो मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है। मेरी सास मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि मैंने अपने बेटे की परवरिश ठीक से नहीं की थी, जिसकी वजह से तुमने भी बहुत परेशानी झेल ली थी।
लेकिन मैंने जब कठिन समय झेला तो तुम्हारे बेटे की परवरिश बहुत अच्छे से की, ताकि तुम कभी न कभी जिंदगी में अपने बेटे से मिलो तो उसकी परवरिश पर कभी सवाल न उठा सको, और उसकी परवरिश देखकर मुझे माफ़ कर दो। अपर्णा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ एक औरत होते हुए भी बहुत बुरा किया। मैंने उनके दोनों जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और कहा कि अब वो कौन से अस्पताल में है, आप मुझे वहाँ लेकर चलिए। तो मेरी सास मुझे दिल्ली के सरकारी अस्पताल में ले गई, जहाँ पर मेरा विराज एडमिट था। उसे सड़क के लोग ही अस्पताल लेकर चले गए थे। मेरी सास को जब ये खबर मिली तो वो बहुत रोने लगी। वो यहाँ इस समय घर में कुछ ज़रूरत का सामान लेने के लिए आई थी और वापस उन्हें अस्पताल ही जाना था। इतने में ही मैं उनके पास आ गई और ये सब कुछ हुआ। मेरी सास ने मेरे बेटे विराज का नाम वीरू इसलिए कर दिया था ताकि कभी मेरा उसके साथ सामने ना हो तो मैं उसे उनसे ना छीन सकूं। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया था कि मेरी सास चाह कर भी मुझे मेरे बेटे से अलग नहीं कर सकती थी। लेकिन अब मैं अपने बेटे को एक्सेप्ट कैसे कर सकती थी? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं ऑटो में बैठी हुई थी और रो रही थी, अपने बेटे की सलामती की प्रार्थना कर रही थी। दूसरी तरफ मेरी सास का भी कुछ ऐसा ही हाल था जैसा मेरा था, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे की परवरिश की थी। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने उसका ख्याल रखा था। वो भले ही एक सख्त औरत थी, उन्होंने अपने बेटे के जाने के बाद मेरे बेटे को अपना बेटा मार लिया था और उसका बहुत ख्याल रखा था। मगर वक्त और हालात ने मेरे बेटे को बचपन में ही ये सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया था। मेरी सास ने वीरू को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था कि किस तरह से मुझे उन्होंने हमेशा बुरा समझा, किस तरह से उनका बेटा मुझे मारा करता था, किस तरह से एक दिन उन्होंने चालाकी के साथ मुझे अपने घर से निकाल दिया। वो मुझसे तो माफ़ी मांगने के काबिल नहीं थी, इसलिए वो अपने पोते से ही माफ़ी मांगा करती थी। उनके मन में लालच था कि अपना बेटा मर गया तो क्या हुआ, पोता बड़े होकर हमारा सहारा बनेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वक्त चुटकियों में नहीं बदलता। जब कठिन वक्त आ जाता है तो एक दिन भी 1 साल के बराबर लगता है, और उनका कठिन समय ही चल रहा था। हर समय एक जैसा नहीं रहता। आज समय अच्छा है तो कल बुरा समय आने में देर नहीं लगती। मेरी सास ने इस बात को कभी नहीं समझा। उन्हें लगा कि हमेशा उनके अच्छे दिन ही रहेंगे, वो जैसा चाहेंगी हमेशा वैसा ही होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि किसी को दुखी करने के बाद हम कभी खुश नहीं रह सकते, हमारा भी सुकून छीन सकता है। ऊपर वाले ने मुझे मेरे बेटे से इस शहर में आने के बाद मिलवा दिया था। वो मुझसे रिक्वेस्ट करके पैसे मांगता था और अपना सामान बेचता था। मुझे उसका वो भोला चेहरा याद आ रहा था। अब मुझे एहसास हुआ कि क्यों मैं उसके साथ इतनी अटैच होने लगी थी, क्यों मेरा दिल उससे मिलने के लिए करता था। मुझे पता होता कि मैं उसकी माँ हूँ तो मैं उसको अपने सीने से लगा लेती, उसे प्यार करती, लेकिन मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाई थी। वैसे भी जब मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ था तो वो सिर्फ 1 साल का था, और जब वो 60 साल का हो चुका था तो मैं उसे कैसे पहचानती। मेरा बेटा बहुत कठोर समय से गुजर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि वो अपने पिता पर नहीं गया। उसका पिता तो कोई काम नहीं करना चाहता था, और अगर कभी कोई काम कर भी लेता तो थोड़े बहुत पैसे कमा भी लेता था तो उनको शराब पीने में बर्बाद कर दिया करता था। मुझे अपना समय याद आया कि जब मैंने कम उम्र से ही अपने घर की जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। मेरे बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने भी कम उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझ लिया था। तभी तो वो सड़कों पर पैसे कमाने के लिए उतर आया था। मुझे याद आया कि जब मैंने बातों ही बातों में उससे एक बार पूछा था कि तुम कहाँ पर रहते हो, तो उसने मुझे बताया था कि मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ। मेरे पिता मर चुके हैं और माँ की दूसरी शादी हो गई। फिर भी मैं उसकी बातों को नहीं समझ पाई थी। अब अपनी सास को देखकर मैं तुरंत समझ गई थी कि ये बच्चा मेरा बेटा ही है, मेरा विराट। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा इस तरह से विराट से आमना सामना भी हो सकेगा। मुझे तो लगता था कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने बेटे से बिछड़ चुकी हूँ। रास्ता तय करने के बाद हम लोग अस्पताल में आ गए थे। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि इस बच्चे की हालत बहुत खराब है, बचने के चांसेस बहुत कम हैं। ये सुनकर तो मैं रोने लगी थी। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी और मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि आपने इतने समय के बाद मुझे मेरे बेटे से मिलवाया, तो जिस तरह मुझे पता चल गया कि मैं उसकी माँ हूँ।
मैं चाहती हूँ कि उसे भी पता चल जाए कि वो मेरा बेटा है, मैं उसे प्यार कर सकूँ, उसे अपने साथ रख सकूँ। प्लीज़ मेरे बेटे को ठीक कर दो। अब मैं उससे दूर नहीं होना चाहती। मेरा दिल बहुत दुख रहा था। कुछ ऐसी ही हालत मेरी सास की भी थी। वो मेरे गले लगकर रो रही थी। मैंने उनको तसल्ली दी और कहा कि हमारा वीरू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। हमें अस्पताल में आए हुए 4-5 घंटे बीत चुके थे और विराज आईसीयू में था। इधर मेरे पति बार बार मेरे नंबर पर कॉल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ। लेकिन आज से ज़्यादा समय मुझे नहीं लगा था, इसलिए उन्हें मेरी चिंता हो रही थी। एक बार मैंने उनका फ़ोन उठा लिया था और उनको बता दिया था कि शिवांश, मैं उस बच्चे से मिलने के लिए आई हूँ जो रास्ते में सामान बेचा करता था। कभी गुलाब, कभी गुब्बारे, आपको याद है ना? उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी कंडीशन बहुत खराब है, उसके बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। मुझे माफ़ करना, मैं आज नहीं आ सकूंगी। मेरे पति ने उत्साह होते हुए कहा कि तुम पागल हो गई हो। तुम खुद प्रेग्नेंट हो और ऐसी हालत में तुम वहाँ रहोगी। देखो, ये दिल्ली शहर है और यहाँ ऐसी घटनाएं रोज होती रहती हैं। अगर तुम उस बच्चे की मदद ही करना चाहती हो तो उसके परिवार को थोड़े से पैसे दे दो और वहाँ से वापस आ जाओ। मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी इजाज़त के बिना अस्पताल नहीं जाना चाहिए था। तुम तो अपने मायके के लिए यहाँ से निकले थी। मैंने रोते हुए अपने आंसू कंट्रोल किए और शिवान से कहा कि इस समय मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। इस समय मैं अस्पताल में मौजूद हूँ और मैं आज घर नहीं आऊँगी। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मैं इसकी माँ हूँ। मेरे पति बार बार मुझे कॉल कर रहे थे, लेकिन लगातार मेरा नंबर बंद जा रहा था। फिर वो हार कर 4-5 घंटे बाद वो वहीं अस्पताल में आ गए। इधर डॉक्टर बार बार आकर बता रहे थे कि अगर बच्चे को होश आ गया तो ज़्यादा बेहतर है और होश नहीं आया तो उसकी जान जा सकती है। ये सुनकर मैं और मेरी सास बुरी तरह से रोने लगे थे। मेरी सास बार बार कह रही थी कि ये सब कुछ मेरी गलतियों का नतीजा है जो मेरे पोते को भुगतना पड़ रहा है। अगर मैं तुम्हारे साथ गलती न तो शायद आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता और ना ही मेरे पोते को ये सब कुछ सहना पड़ता। मैं अपनी सास को तसल्ली दे रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है। इस समय आप ऐसी बातें मत कीजिए और सिर्फ मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे पति शिवांश अपने कुछ दोस्तों के साथ अस्पताल पहुंच चुके थे। वो मुझ पर और गुस्सा करने लगे, मुझसे झगड़ने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लेकर आया था कि तुम यहाँ आकर गरीब बच्चों का ठेका उठा लो। अरे हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए थे, इसका मतलब ये है कि तुम हर रोज अपने मायके के बहाने से निकल जाती थी और इस बच्चे से मिलती थी। मैंने अपने पति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं पूरी तरह से खामोश रही। वो मेरे बेटे के बारे में उल्टा सीधा कह रहे थे। वो मेरी उजड़ी हुई हालत और मेरा रोता हुआ चेहरा देख चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अपर्णा, अभी और इसी समय घर चलो, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बात सुनकर मैंने चौंक कर उन्हें देखा। मैंने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा कि आखिर तुम इस बच्चे के लिए इतना क्यों तड़प रही हो? कौन लगता है ये तुम्हारा? मैंने कहा, शिवांश, ये बच्चा मेरा बेटा है, मेरा 60 साल का बेटा। मेरी बात सुनकर उन्होंने अपनी आंखें फाड़ दी थीं, क्योंकि कभी सच्चाई के बारे में मैंने उनको कुछ नहीं बताया था कि मेरी उनके साथ दूसरी शादी हुई है। फिर मैंने उनको अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि अब फैसला आपके हाथ में है। मैं अपने इस मासूम बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अपने बेटे को एक बार खो चुकी हूँ, बार बार नहीं खो सकती। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे लगा कि जिस तरह वो गुस्सा कर रहे हैं, उस हिसाब से वो मुझे छोड़कर अभी और इसी समय यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने तसल्ली भरा हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहने लगे, तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? देखो, मैंने हमेशा तुम्हारा बहुत ख्याल रखा, कभी किसी चीज़ के लिए तुम पर रोक टोक नहीं की। तुम एक अच्छी औरत हो, तुमने मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया, तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं ये सच्चाई जानने के बाद तुम्हें तुम्हारे बेटे से जुदा कर दूंगा? माँ बाप के बिना जिंदगी कैसे गुजारी जाती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। मैंने किस तरह से अपने माता पिता के बिना अपनी जिंदगी गुजारी है ये मैं ही जानता हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे बेटे को तुमसे अलग कैसे कर सकता हूँ? और फिर वो तो फिर भी एक मासूम सा बच्चा है। मेरे माता पिता तो 15 साल की उम्र में मुझे छोड़कर चले गए थे।
मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए थे। उनके साथ खड़े दोस्त भी उनकी तारीफ करने लगे और कहने लगे कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, तुम भी भाभी के साथ यहाँ पर रुको और बच्चे की सलामती की प्रार्थना करो। हम लोग बाहर खड़े डॉक्टर के फैसले का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर से बार बार वीरू की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे और उसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। फिर फाइनली ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना कबूल कर दी थी। डॉक्टर ने हमें आकर बताया कि मुबारक हो, आपके बेटे को होश आ गया। ये खबर सुनकर मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे सास के चेहरे पर थी, क्योंकि मैं देख चुकी थी कि अभी भी उनके चेहरे पर अकेलापन की फिक्र थी कि अगर उनके पोते को कुछ हो गया तो वो किस तरह अकेली अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी। मेरी सास ने भले ही मेरे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन मेरे बेटे का उन्होंने हमेशा बहुत ख्याल रखा। ये उनका मुझ पर एक एहसान था और मैं उनका ये एहसान कभी नहीं चुका सकती थी। दूसरा एहसान मुझ पर मेरे पति ने किया, जिन्होंने मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मेरे बेटे को अपना नाम देंगे। हालांकि मैं खुद भी प्रेग्नेंट थी और उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। होश आने के बाद मैं अपने बेटे से मिलने के लिए गई। मैंने देखा कि उसकी आंखें हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। मुझे देखकर कहने लगा कि आंटी आप। मैंने रोते हुए कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जिसके बारे में तुम्हें तुम्हारी दादी ने बताया है। मैंने अपने बेटे को चूमना शुरू कर दिया, उसे प्यार करना शुरू कर दिया। आखिरकार मैं इतने समय से अपने बेटे को प्यार नहीं कर सकी थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने देखा कि वो भी सच्चाई जानकर खुशी महसूस कर रहा था। डॉक्टर ने कमरे में आकर मुझे मना कर दिया था कि बच्चे के साथ ज़्यादा बातचीत न करे, बच्चे को अकेला छोड़ दे। अब आप लोग टेंशन ना लें, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो चुका है। आप इसे कुछ दिनों के बाद घर ले जाकर आराम से प्यार करना। ये खुशी मेरे लिए कोई मामूली खुशी नहीं थी। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र था और इसी तरह 2 दिन गुजर चुके थे। विराज की कंडीशन में काफ़ी सुधार आने लगा था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि 1 हफ्ते बाद आप इन्हें अपने घर ले जा सकेंगे। मेरे पति ने भी विराज का बहुत ख्याल रखा था। वो सारे समय हमारे साथ अस्पताल में ही रहे। 1 हफ्ते के बाद जब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया, तो मेरी सास ने कहा कि अपर्णा, तुम अपने बेटे को अपने साथ अपने घर ले जाओ, मेरा क्या है। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, थोड़ी बहुत जिंदगी बची है, इसी तरह से काट लूंगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बहुत है। तुमने काफ़ी समय से अपने बेटे को प्यार नहीं किया, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, वैसे भी ये तुम्हारी अमानत है। मैं अभी कुछ कहने ही वाली थी, तभी मेरे पति बोल पड़े और उन्होंने मेरी सास से कहा कि अम्मा जी, हम विराज को तो अपने साथ लेकर जाएंगे ही, साथ ही आपको भी लेकर जाएंगे। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। सबसे बड़ी बात यही है, गलतियां इंसान से ही होती हैं। आप हमारे साथ चलिए, हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे। हम आपको आपके पोते से जुदा नहीं करना चाहते। मेरे पति कहने लगे कि मुझे उम्मीद है कि जैसा मैं कह रहा हूँ, मेरी पत्नी भी वैसा ही चाहती होगी। क्यों अपर्णा, उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अपनी किस्मत पर गर्व महसूस करने लगी। क्यों, ऊपर वाले ने मुझे बहुत ही अच्छा पति दिया। एक पति ऐसा था कि उसे मेरी खुशियां दुख से कोई मतलब नहीं था, और एक पति ऐसा है जिससे हमेशा मेरी खुशियों की फिक्र रहती है। मैंने शिवांश से कहा कि जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। फिर हम लोग भोपाल आ गए थे और ऊपर वाले की कृपा से यहाँ पर हम सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। शिवांश ने मेरी सास कहा और मेरे बेटे को अपने घर में जगह देकर इस बात का सबूत दिया कि वो एक अच्छे इंसान हैं। फिर कुछ समय के बाद ऊपर वाले ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी, जीस। पर मेरे पति का कहना था कि अब हमारा परिवार कंप्लीट हो चुका है। मेरे बेटे को पिता का प्यार भी मिल गया था और उसे एक बहन भी मिल गई थी। मेरा बेटा, जो कि बहुत कठिन समय गुजार चुका था, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थीं। उसे उसकी माँ मिल गई थी और साथ ही वो अपनी दादी से भी जुदा नहीं हुआ था, जिनसे वो काफ़ी अटैच्ड था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।